नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोलकाता में अमित शाह के दौरे का भारी विरोध। एयरपोर्ट के बाहर छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे, हाथों में थामे रहे काले झंडे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 1 मार्च को एक दिन के कोलकाता दौरे पर आ रहे हैं और संशोधित नागरिकता कानून पर भ्रम दूर करने के लिए एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन इस दौरे को लेकर कोलकाता में भारी विरोध हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे लगाए हैं और हाथों में काला झंडा लिए हुए हैं। एएनआई के अनुसार स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और लेफ्ट पार्टियों के सदस्य शाह की यात्रा के खिलाफ हवाई अड्डे के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या महिलाओं की है। इनके हाथ में गो बैक अमित शाह लिखे पोस्टर हैं। कई लोग काले झंडे और काले बैलून लेकर भी बाहर खड़े हैं। भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्री शहीद मीनार मैदान में रैली को संबोधित करेंगे, जहां भाजपा की राज्य इकाई संसद में नागरिकता विधेयक पारित को लेकर उनका अभिनंदन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रैली में शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा दिल्ली पुलिस कर रही एक पक्षीय कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट दे दखल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली को लेकर पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट को लेकर दर्ज होने वाले सभी मामलों की जांच पड़ताल के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त करने की मांग भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि दिल्ली पुलिस तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर रही है जो पहले से प्रताड़ित हैं। साथ ही उन पर भी ऐसे धाराएं लगाई जा रही हैं जिसमें जमानतें नहीं दी जा रही हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान सवाल भी किया और पूछा कि भाजपा नेताओं के भाषण नफरत भरे नहीं थे तो फिर किसके थे। उन्होंने दिल्ली मामले में सबसे पहले भाजपा नेताओं पर केस दर्ज करने की बात कही। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। आनंद शर्मा ने इस दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि जीडीपी के तीसरे तिमाही के जो आंकड़े सामने आए हैं वह चिंताजनक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार राजद्रोह केस, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कसा तंज। ट्वीट कर कहा जीत कर हारने वाले को केजरीवाल कहते हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगे हैं। इस बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। थरूर ने ट्वीट कर कहा कि जीत कर हारने वाले को केजरीवाल कहते हैं। इससे पहले कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका है। शशि थरूर ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की मशहूर फिल्म बाजीगर का डायलॉग लिखकर कहा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर हारने वाले को केजरीवाल कहते हैं। थरूर यही नहीं रुके, हाल ही में केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि फायदा हो जिधर वो उधर की ओर चलेगा। अब 5 साल आपका यही दौर चलेगा। शाह केजरीवाल ओके हैंड ओह सॉरी, वाह केजरीवाल। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राजद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा राजद्रोह कानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है। उन्होंने कहा मैं कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने का पुरजोर तरीके से खारिज करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह मामले में राजनीतिक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शनिवार को कहा कि वह अपने नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह मामले में कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेंगे। भाकपा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार ने राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए। दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के 4 साल पुराने मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में कार्यवाही अवरुद्ध करने के भाजपा के आरोपों को खारिज किया। भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय सचिवालय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को लेकर कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेगा।
बयान में कहा गया है कि पार्टी को भरोसा है कि कन्हैया कुमार बेगुनाह साबित होंगे, क्योंकि ये आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टी का मानना है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए और कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शुरू में खुद कहा था कि कन्हैया के खिलाफ राजद्रोह का कोई मामला नहीं है और वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। हमें अभी तक पता नहीं चला है कि अचानक उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। इसमें कहा गया है कि पार्टी राजद्रोह के झूठे मामले में कन्हैया कुमार को फंसाए जाने के कदम का विरोध करती है और अपने सभी इकाइयों से इस कदम के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताने का आह्वान करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियोजित शिक्षकों ने घेर लिया उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का घर। जी हां दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर को घेरकर नारेबाजी की और साथ ही ज्ञापन सौंपा। बता दें, बिहार के प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। एक तरफ जहां प्राइमरी और मध्य विद्यालय के शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा भी 24 फरवरी से हड़ताल पर चले गए हैं। बिहार शिक्षक समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले शिक्षकों ने आज हड़ताल के 14वें दिन भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सरकार की चेतावनी के बावजूद शिक्षक हड़ताल पर अड़े हैं। बता दें कि समान काम के लिए समान वेतन और सेवा शर्त की मांग को लेकर बिहार के सरकारी शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। बिहार शिक्षक समन्वय संघर्ष समिति ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी मांग पूरी तरह नहीं की जाती तो मैट्रिक परीक्षा से पहले यानी 17 फरवरी से प्राइमरी और मध्य विद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने भी घोषणा कर दी थी कि 24 फरवरी से वे हड़ताल पर जाएंगे और उसी ऐलान के तहत प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक आज हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में आज अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत उन्होंने क्षेत्रीय विधायकों के पास जाकर ज्ञापन सौंपने का काम किया है। शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से परेशान सरकार लगातार शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह केस चलाने की अनुमति देने पर कांग्रेस बोली, केजरीवाल बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चाहे सीएए हो या एनपीआर, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच वही है जो बीजेपी की है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करने वाले पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार राजद्रोह कानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने को पुरजोर ढंग से खारिज करता हूं। दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 2 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी। पुलिस ने 2016 के इस मामले में कुमार के साथ ही जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला और वहां कथित रूप से लगाए गए देश विरोधी नारों का समर्थन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान को बताया राष्ट्रीय कलंक, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कलंक बताया है। पासवान ने कहा कि दिल्ली के लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शनिवार यानी 29 फरवरी रामविलास पासवान ने कहा, इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। पासवान ने कहा, जो लोग के लिए दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो उत्तेजक भाषण देने वाले ही क्यों ना हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले में किसी के साथ भेदभाव ना हो। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि सजा देने के लिए अगर कानून में बदलाव करने की जरूरत हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में देरी नहीं होनी चाहिए। पासवान ने याद दिलाया कि दिल्ली में न्याय मिलने में देरी हुई और अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा इस मामले में नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के बेटे व लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने भी दिल्ली मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
चिराग पासवान ने तो भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को उद्धृत करते हुए कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक सेवा से लेकर इन चीजों में 1 मार्च से हो रहे हैं अहम फेरबदल, जाने कैसे आप पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से कई बैंक सेवा और अन्य चीजों में अहम फेरबदल होने जाएगा। इनका असर आपकी जेब से लेकर आपके वाहनों तक पड़ेगा। इन सेवाओं में फेरबदल का आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बदलने जाएगा। बदल जाएंगे फास्टैग के नियम। 29 फरवरी को फ्री में मिल रही फास्टैग की सुविधा खत्म हो जाएगी। 1 मार्च से आपको इस सेवा के लिए पैसों का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राजस्व बढ़ाने और सहूलियत के लिए 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक फास्टैग मुफ्त बांटने का फैसला किया था। हालांकि अब कल से यानी 1 मार्च से आपको इसके लिए 100 रुपए देने होंगे। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फोन में मौजूद पुराना HDFC ऐप बंद हो जाएगा। बैंक की तरफ से पहले ही इस बारे में सूचना जारी कर दी गई थी। अब तक प्ले स्टोर पर नए पुराने दोनों ऐप थे, लेकिन 1 मार्च से सिर्फ नया ऐप ही चलेगा। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना यह है कि जिन ग्राहकों की KYC पूरी नहीं हुई है उनके लिए 1 मार्च से रकम निकालनी मुश्किल होगी। बैंक ने कहा था कि जिन लोगों ने KYC नहीं कराया है उनका खाता भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। महंगी होगी लॉटरी। 1 मार्च से लॉटरी पर भी GST के नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार अब लॉटरी पर 28% GST लगाया जाएगा। दिसंबर 2019 में GST काउंसिल ने फैसला किया था कि सभी राज्यों में सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी पर 28% लॉटरी लगाई जाएगी। इस वजह से लॉटरी महंगी हो जाएगी। नहीं निकलेंगे 2000 के नोट। 1 मार्च से 2000 के नोट निकलने बंद हो जाएंगे। अगर किसी को 2000 के नोट की जरूरत होगी तो वह बैंक जाकर ले सकेगा। वॉव सैलरी डेज की घोषणा। अमेजॉन ने अपने वॉव सैलरी डेज सेल की घोषणा की है। 1 मार्च से 3 मार्च तक यह ऑफर मिलेगा। इस सेल के दौरान ग्राहकों को कई प्रोडक्ट्स पर डील्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे। सेल में AC, फ्रिज पर 40% तक की छूट का फायदा मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्ट्रेस ने छोड़ी BJP, कहा ऐसी पार्टी में नहीं रह सकती जिसमें अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे नेता हों। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में CAA प्रदर्शनों के बीच 2013 में भाजपा में शामिल हुई एक मशहूर एक्ट्रेस ने पार्टी छोड़ दी है। सुभद्रा मुखर्जी नाम की इस एक्ट्रेस ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स जैसे बहु कोथा कोउ, सुधारन में ये खिलाड़ी, रोमियो एंड जूलियट में काम किया है। उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में कहा कि यह काफी इंतजार करने के बाद उठाया गया कदम है। मुखर्जी ने कहा, मैंने 2013 में BJP ज्वाइन की थी और मुझे पार्टी के काम ने प्रभावित किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने गौर किया कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। मैंने महसूस किया कि लोगों से धर्म के आधार पर घृणा करना और उनके लिए राय बनाना भाजपा की विचारधारा पर हावी हो रहा है। इस पर कई बार विचार करने के बाद मैंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने BJP सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह भी बताई। जी हां दोस्तों, हाल ही में NSO के द्वारा जारी किए गए सितंबर-दिसंबर के GDP आंकड़ों ने सरकार को मामूली राहत दी है, लेकिन GDP ग्रोथ 4.7% ही रहने से देश की आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इस बात से नाराज RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने BJP सरकार पर आरोप लगाया है। रघुराम राजन ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे को पूरा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत की मौजूदा सरकार चाहे तो इस गिरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन सरकार राजनीति करने में लगी है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है। रघुराम राजन ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछला चुनाव जीतने के बाद से ही राजनीतिक एजेंडे पर ध्यान दिया है। साथ ही नोटबंदी और शराब तरीके से माल एवं सेवा कर को लागू करना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने की प्रमुख वजह है। पिछले 3 तिमाही में GDP के ग्रोथ रेट में गिरावट आई थी। 2018-19 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 8% पर थी, जो लुढ़ककर दूसरी तिमाही में 7% पर आ गई थी। फिर तीसरी तिमाही में ये दर 6.6 और चौथी तिमाही में 5.8 पर आ गई थी। वहीं 2019-20 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 5% पर आ गई थी, जो लुढ़ककर दूसरी तिमाही में 4.5% पर चली गई थी। अब तीसरी तिमाही में ये थोड़ी सी बढ़कर 4.7% पर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगले वित्तीय वर्ष में GDP ग्रोथ रेट के 6% पर रहने का अनुमान लगाया है। वहीं भारत सरकार के आर्थिक सर्वे में अगले वित्तीय वर्ष में इसके 6 से 6.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
2022 चुनाव के लिए जुट जाएं सपा कार्यकर्ता, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनसंवाद एवं सघन जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की तरफ से जारी लिखित बयान में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी शीघ्र ही धरना प्रदर्शन के अलावा साइकिल यात्राएं शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी एक तरफ भाजपा सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों का पर्दाफाश करेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।